तो आज हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ये लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में सबसे पहले है बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है? बायस्ड का मतलब पार्शियलिटी करता है जो, मतलब अगर उसके पास ऑप्शन है तो एक की फेवर में चला जाता है। ऐसे ही अकाउंटेंसी में अगर अकाउंटेंट के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं वो तो वो क्या करता है, वो उस फेवर में चला जाता है, वो डिसीजन लेता है वो जहां पर उसको बेनिफिट दिखता है, तो वहां वो बायस हो सकता है। यानी अब मैं एक एग्जांपल देता हूं स्टॉक का। स्टॉक यानी गुड्स का स्टॉक, इसकी वैल्यू कॉस्ट पर भी हो सकती है और सेलिंग प्राइस पर हो सकती है। मैं स्टॉक की वैल्यू कैसे लूं? कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे? जो अकाउंटेंट है उसको जिस पे बेनिफिट दिखता है वो डिसीजन ले लेता है। स्टॉक को अगर लगता है कॉस्ट पर लेगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट पे स्टॉक लेना प्रेफर करेगा। जैसे मान लो स्टॉक की कॉस्ट 50,000 है, मतलब परचेज 50,000 में किया हुआ है, लेकिन अगर उसको मार्केट में सेल करेंगे तो 65,000 में करेंगे। तो अकाउंटेंट देख रहा है कि मुझे कॉस्ट पे शो करना है स्टॉक या सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट पे शो करेगा तो स्टॉक कम दिखाएगा, स्टॉक कम दिखाएगा तो प्रॉफिट कम निकलेगा। तो अगर उसे इनकम टैक्स कम दिखाना है तो प्रॉफिट कम दिखाना पड़ेगा, और प्रॉफिट कम दिखाना पड़ेगा तो स्टॉक को 50,000 पे मेजर करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर अकाउंटेंट ये चाहता है कि मुझे अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस पर मेजर कर लेगा। वो अपना क्लोजिंग स्टॉक 65,000 दिखा देगा, उससे प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। बेशक टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे कि हाँ, इन्वेस्टर खुश रहेंगे कि हाँ, फर्म में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। मतलब अकाउंटेंट बायस हो सकता है। अकाउंटेंट के पास अगर ये ऑप्शन है कि वो दोनों में से कोई एक डिसीजन ले सकता है, तो दोनों में से वो जिसकी फेवर में जाता है वहां वो बायस हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि दिखाया कुछ जा रहा है और रियलिटी कुछ हो रहा है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब, अब जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में यहां एसेट साइड पर एक मशीनरी लिखी हुई है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर एक मशीनरी लिखी हुई है, सपोज 80,000 की। तो हमने एसेट्स में मशीनरी दिखा रखी है 80,000 की, जबकि मशीनरी प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा, बिल्कुल खराब हो चुकी है मशीनरी, प्रोडक्शन के लायक ही नहीं है। हमने उसको फैक्ट्री में बिल्कुल कोने पे साइड पे रखा हुआ है, लेकिन जब हमने उसको परचेज किया था तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगाते लगाते बुक्स में तो वो 80,000 की दिख रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे पास वो मशीनरी रियलिटी में जीरो है, उससे बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, वो एसेट सेल करने लायक भी नहीं है सपोज। इसी तरह से स्टॉक, मान लो स्टॉक जो है वो हमने लिखा हुआ है 1,50,000 पड़ा है, लेकिन इस स्टॉक में से बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जो खराब हो गया है, बारिश आ गई थी उसमें भीग गया, अब तो सेल करने लायक भी नहीं है, स्क्रैप भी नहीं कर पा रहे हम उसको, बिल्कुल खराब हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हमने जितने में परचेस किया था हमने उतने में दिखा रखा है। 1,50,000 में से 40,000 का स्टॉक खराब हो चुका है, लेकिन हम फिर भी यहां पर उसको 150 दिखा रहे हैं। मतलब दिखाने का कुछ हो रहा है और रियलिटी कुछ हो रहा है। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। हम कुछ और दिखाना चाह रहे हैं जबकि रियलिटी कुछ हो रहा है। तो अकाउंटिंग की ये एक लिमिटेशन है, सिर्फ आप बैलेंस शीट देखकर ही रियलिटी का पता नहीं लगा सकते। हो सकता है यहाँ कुछ विंडो ड्रेसिंग की हुई हो,
इसके बाद तीसरी लिमिटेशन है एस्टिमेटेड फिगर्स। अकाउंटेंसी में बहुत सारी फिगर्स हमें ऐसी लेनी पड़ती है जिसमें हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है, सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फर्नीचर परचेज किया, सपोज 40,000 का, और हमने इसकी लाइफ को एस्टिमेट किया, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ हमने एस्टिमेट किया कि ये 10 इयर्स चलेगा फर्नीचर। अब अगर फर्नीचर 10 इयर्स चलेगा तो 40,000 को अगर हम 10 इयर्स में डिवाइड करें तो पर ईयर आता है 4,000। तो हम कह सकते हैं कि अगर 40,000 का फर्नीचर हम 10 इयर्स तक यूज करेंगे तो पर ईयर फर्नीचर की 4,000 की वैल्यू हम यूज कर लेंगे। मतलब एक साल के बाद फर्नीचर की वैल्यू 4,000 कम हो जाएगी, और उसके एक साल के बाद 4,000 और कम हो जाएगी, और उसके एक साल बाद 4,000 और कम हो जाएगी। इस तरह से हर साल 4,000 का फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। हमने एस्टिमेट किया है ये कि लाइफ 10 इयर्स होगी, पर क्या जरूरी है एग्जैक्टली 10 इयर्स तक फर्नीचर चलेगा? 10 ईयर से कुछ महीने ज्यादा भी नहीं और कुछ महीने कम भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने तो जस्ट एस्टिमेट किया है, हमारा अंदाजा है, हमने अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस लगाया है उसमें, लेकिन फिर भी है तो एस्टिमेशन। हो सकता है ये फर्नीचर 8 इयर्स तक ही चले, सिर्फ 8 साल के बाद ये फर्नीचर बिल्कुल यूज करने लायक नहीं है, हमें नया फर्नीचर खरीदना पड़ा। तो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ अगर हमने गलत एस्टिमेट कर दिया लाइफ को, तो आप एक तरह से हम कह नहीं सकते कि अकाउंटिंग कुछ गलत हो गई, क्योंकि अगर हमने लाइफ को ठीक एस्टिमेट किया होता 8 इयर्स, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन हम 4,000 नहीं 5,000 लगाते। 40,000 को 8 से डिवाइड करो, 5,000 आता है। तो अगर हमने लाइफ को ठीक से एस्टिमेट किया होता तो 40,000 डिवाइडेड बाय 8, 5,000 डेप्रिसिएशन हर साल लगता, लेकिन हमारा एस्टिमेशन गलत हो गया। पर क्या करें, अकाउंटिंग में ये करना ही पड़ता है, हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो एस्टिमेट करना पड़ता है ताकि हम डेप्रिसिएशन निकाल पाए। जिस तरह से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एसेट की लाइफ को एस्टिमेट करना पड़ता है, ऐसे और भी कई जगह पर अकाउंटिंग में एस्टिमेशन लेने पड़ते हैं, और एस्टिमेशन कोई जरूरी नहीं है कि ठीक हो, कई जगह गलत भी होते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस, हो सकता है आपने रियल लाइफ में भी सुना हो कि फलानी कंपनी की वैल्यू इतने करोड़ है, फलानी कंपनी की लायबिलिटी वैल्यू इतने करोड़ है। बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू से क्या मतलब है, जितनी भी उसकी एसेट्स होती हैं उसमें से उसकी आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो तो बिजनेस की वैल्यू आ जाती है। मान लो एक बिजनेस की एसेट्स हैं 50 करोड़ और उसकी लायबिलिटीज हैं 10 करोड़, तो बिजनेस की वैल्यू हो गई 40 करोड़, उस कंपनी की वैल्यू 40 करोड़ हो गई। वैल्यू से मतलब ये होता है, तो मतलब अगर बिजनेस को बेचा जाए, अगर ये कंपनी अपना बिजनेस बेच दे, तो जिस नई कंपनी को बेचेगी वहां से इसको 40 करोड़ रुपीस मिलने चाहिए। लेकिन क्या बिजनेस की वैल्यू 40 करोड़ ही है एक्चुअली? नहीं, ये जरूरी नहीं है। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू का पता तभी लगता है जब उसे एक्चुअल में सेल किया जाता है। आप हर साल चाहो बिजनेस की वैल्यू निकालते रहो, एसेट माइनस लायबिलिटी करके हर साल के एंड में बताते रहो कि हमारी कंपनी की वैल्यू अब इतनी हो गई है, चाहे हर साल बताते रहो, लेकिन असलियत में पता तब चलता है जब बिजनेस एक्चुअली सेल किया जाता है। तो अकाउंटिंग की एक ये लिमिटेशन है कि हम हर साल बिजनेस की वैल्यू निकाल तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या मार्केट में उसको उतने पे खरीदा जाएगा? जरूरी नहीं है। हो सकता है जो बायर है वो उससे कम प्राइस पर या उससे ज्यादा प्राइस पर उसको खरीदे। तो ये कुछ लिमिटेशन है, मतलब हम अकाउंटिंग तो करते हैं और उसमें ये कमियां हैं। नेक्स्ट है इसमें प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में
हम प्राइस लेवल चेंजेस को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। मतलब अगर हमारी बैलेंस शीट में एसेट लिखी है, मान लो ये मशीनरी 80,000 की लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू कितनी भी चेंज होती रहे, हम अपनी अकाउंटिंग जिस वैल्यू पर हमने परचेज किया था 80,000 पे, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर इसकी लाइफ 10 इयर्स है तो इसका डेप्रिसिएशन हर साल का 8,000 हो गया, तो 8,000 इसकी वैल्यू में से हम हर साल माइनस करते रहेंगे। मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी होती रहे मशीनरी की, हम उसे कंसिडर नहीं करते। हो सकता है कि हमने इसकी जैसे लाइफ एस्टिमेट किया है कितनी 10 साल, तो हर साल हम इसकी वैल्यू में से 8,000 कम करते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू में से 8,000 कम कर रहे हैं, मतलब हम 8,000 अपने प्रॉफिट में से बचाकर साइड पर भी रख रहे हैं। दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। तो हमने हर साल 8,000 अलग से रखते गए, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाकर हम हर साल 8,000 साइड पर रख रहे हैं, ताकि 10 साल के बाद फिर से हमारे पास 80,000 हो जाए। लेकिन क्या 10 साल के बाद मशीनरी की वैल्यू 80,000 ही रहेगी? कम ज्यादा नहीं होगी कुछ? तो हमने वो तो कंसिडर किया ही नहीं, हम तो बस इसी के हिसाब से चले जा रहे हैं। 80,000 की मशीनरी, 10 इयर्स लाइफ, हर साल 8,000 डेप्रिसिएशन लगाओ और प्रॉफिट में से 8,000 साइड पर रख दो, ताकि 10 साल के बाद फिर से 80,000 हमारे पास इकट्ठे हो जाए और ये मशीनरी तो खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पर एक न्यू मशीनरी 80,000 की खरीद लेंगे। पर हमने प्राइस को तो कंसिडर ही नहीं किया, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि प्राइस लेवल भी चेंज होगा। पर वो हम पहले से सोच भी नहीं सकते, देखा जाए तो हमें नहीं पता कि 10 साल के बाद क्या प्राइस रहने वाला है। तो अकाउंटिंग इसी तरीके से होती है, लाइफ डिसाइड करते हैं और जिस वैल्यू पर हमने अपनी एसेट खरीदी है उसी के हिसाब से उसके ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं। पर ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, प्राइस लेवल नहीं कंसिडर करते। एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। लास्ट क्लास में मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा था, उसमें उस पर्सन के जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो वो बिजनेस को काफी बेनिफिट पहुंचाएंगे, और अगर एम्प्लॉइज ऑनेस्ट नहीं है, वो कहीं चोरियां करते हैं छोटी मोटी, जहां मौका मिलता है वहीं खाली बैठ जाते हैं, जहां मौका मिलता है काम चोरी करते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज का बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीजें लेकिन हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमारे एम्प्लॉइज ज्यादा क्वालिफाइड है या फिर ऑनेस्ट हैं या फिर उनके रिलेशन ऑनर के साथ ज्यादा अच्छे नहीं है। ये चीजें बिजनेस के अल्टीमेट प्रॉफिट पर इंपैक्ट तो डालती हैं, लेकिन इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर नहीं सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं।